हेलो एवरीवन, दिस इज इंटरवल क्लासेस। सभी का स्वागत है। आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो उत्तराखंड हाई कोर्ट का पर्सनल असिस्टेंट का पेपर है। प्रीलिम्स का जो आया था 2019 में हुआ था। ठीक, अभी हमारा मार्च 17 को एग्ज़ाम है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कहते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा क्या उससे पहले PYQs की ज़रूरत होती है हम सभी को देखने की कि पेपर कैसा बनता है। तो हमने उस पेपर का आज जीएस का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जीएस का पेपर कैसा बना हुआ था और कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा जो बेसिकली है आपका सिचुएटेड वो आगरा के अंदर है, बट क्या है कि जो उसका पर्टिकुलर प्लेस है वो फतेहपुर सीकरी है। तो फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेख बहाउद्दीन जाकरिया निम्न में से किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे। तो जो आपके शेख बहाउद्दीन जाकरिया थे वो थे आपके सुहरवादी सिलसिला से संबंधित थे। ये आपको याद रखना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसका घराना कौन सा था और कौन किस सूफी सिलसिला से संबंधित था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमें आइडिया रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स प्रस्ताव को अग्रिम तिथि का चेक यानी कि आपका पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड जो चेक था वो किसने कहा था। तो वो कहा था आपका महात्मा गांधी ने। जब आपके यहाँ पे क्रिप्स आते हैं तो उस वक्त पे क्या होता है कि वो एक आपका एक प्रस्ताव लेके आते हैं, तो उसी को हम क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं, जो कि आपके 1942 में आया था आई थिंक। और उसको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कि हमें आज दिया जा रहा है, लेकिन इसकी वैलिडिटी आगे होगी नहीं होगी हमें कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे क्या हो रहा था, आपका जो आपके अंग्रेज थे वो क्या थे, वॉर में पूरी तरह से शामिल थे और उनकी खुद की सत्ता रहेगी नहीं रहेगी ये उन्हें खुद ही नहीं पता था, और वो हमें चेक दे रहे थे कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था एक पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस मतलब किस अधिवेशन में गया था, आईएनसी के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसे 27 दिसंबर को गाया गया था, ठीक है। और 1911 में गाया गया था। इसे लिखा किसने है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है हमारा जो आपका राष्ट्रगान है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था। तो मुगल दरबार में जाने वाला जो गढ़वाली नरेश था पहला वो श्याम शाह था आई थिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, उत्तराखंड में कौन झांसी के रानी के रूप में जानी जाती हैं। तो झांसी के रानी के रूप में कौन जाना जाता है, तो ये आपका इसका सही आंसर है तिलु रौतेली। तिलु रौतेली आपको मालूम होगा कि इन्हें झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था, ठीक है। तो संविधान सभा का जो विचार दिया था सबसे पहले तो वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था, 1934 में। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हो, ठीक है। आपने अगर कभी देखा हो तो स्टार्टिंग ही जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की होती है, जो उसमें चैप्टर है उसमें यही सबसे पहली बात ही यही लिखी गई कि 1934 में एम एन रॉय द्वारा इसका एक विचार दिया जाता है, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमारी क्या क्या बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है और स्टेट टू स्टेट की बात की गई है कि कितने स्टेट होंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या, सिटीजनशिप है, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या हमारा सिटीजनशिप यानी नागरिकता की बात की गई है। जो नागरिकता है हमारी वो 5 से 11 तक है, ठीक। और उसके बाद आपको 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो उसी बात को ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो कौन से उसमें है। तो भाग थर्ड भाग में हमारा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि कौन से पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट में। और इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के चौथे भाग में क्या है। तो चौथे भाग में क्या है हमारा, ये आपको बताना चाहिए, डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन से पार्ट में हमारा है, आपको फोर्थ पार्ट में क्या हमारा डीपीएसपी की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात है, यानी कि आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात है, ठीक है।
तो ये हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया गया। अस्पृश्यता का मतलब है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का जो अंत है वो हमारा आर्टिकल 17 के अंदर है। आर्टिकल 16 में हमें क्या आते हैं, समान वेतन के लिए समान सारी बातें की गई हैं, ठीक है, कि सबको समान वेतन मिलना चाहिए और आपको जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशंस होते हैं वो सारे आर्टिकल 16 के अंदर आता है। आर्टिकल 18 में आपका अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, यानी कि आपका जो हम लोग टाइटल्स होल्ड करते थे ना पहले, राजा महाराज धीराज ऐसे ऐसे करके, तो वो उनका जो अंत है वो आर्टिकल 18 के अंदर है। आर्टिकल 20 में आपका सजा के लिए प्रावधान है कि आपको क्या तो 24 घंटे से ज़्यादा पहले पहले मतलब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा अगर आपको कोई वो करता है तो। ये मतलब उसके लिए है, कैदियों के लिए, और जो लोग जिन्हें सजा दी जाती है उनके लिए कुछ राइट्स हैं आर्टिकल 20 में, ठीक है। आर्टिकल 21 आपको पता ही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 55 की बात करें हम, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि मूल संविधान में, ठीक है, अगर पूछता है कि मूल संविधान में कितने आपके मौलिक कर्तव्य थे, तो आपको बताना है कि एक भी नहीं था, ठीक। उसके बाद क्या तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करता है कि लोग अपने उससे भटक रहे हैं, मतलब कि उनको ये तो पता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या, उनके अधिकार क्या हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं कोई भी। उन्हें तो उन्हें बताया गया है कि आपके कुछ कर्तव्य होंगे आपके भारत के नागरिक होने के नाते। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जोड़ा गया 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें कितने जोड़े गए, 10, आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, यानी कि आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सन 2002 में जोड़ा जाता है। वो आपका 86th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा जाता है, जहाँ पे आपका शिक्षा का अधिकार की बात की गई है, ठीक है। आप लोगों को ये मालूम होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे, वैसे आप लोग को अगर मेरा कंटेंट सही लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। आपके पास बुक्स काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे आता है मैं उस चीज़ को डिलीवर कर सकूँ। फिर भी थोड़ा वीडियोस जो फ़ोन से बनाई जाती हैं और जो ऐसे में आती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, कभी वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कभी और चीज़ों से, और इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं सारे वीडियोस को एकदम स्मूथली और बहुत अच्छे से बना सकूँ। तो मुझे लगता है कि पढ़ने वाले के लिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती हैं। अगर आपको जो चीज़ बाहर नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अगर वो मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख के मतलब नॉलेज ले सकते हैं और अपने एजुकेशन पे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने प्रिपरेशन पे। और बुक्स मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग बुक से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि बुक से पढ़ने में फ़ायदा ये रहता है कि अक्सर हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। हम लेक्चर्स का सहायता ले सकते हैं एक बार समझने के लिए चीज़ों को थोड़ा स्मूथली, कि हाँ, अगर कोई हमें टॉपिक सही समझ नहीं आता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, बोर हो रहा है, काफ़ी बोरिंग टॉपिक है, तो हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बट अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक हम क्या कहते हैं रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासित शासित क्षेत्र नहीं है। अब देखिए, संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की बात की गई है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है मैं, तो देखो त्रिपुरा में पता ही है, वैसे राज्य है, तो अब इससे बात है कि ये कि यूनियन टेरिटरी नहीं है। बाकी पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये सब क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो देखो, मिनिमम आयु सीमा की तो बात की गई है कि आपकी 35 जो होनी चाहिए वो मिनिमम आयु सीमा होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम की कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ इसकी क्या है, कोई सीमा नहीं होती है, आप किसी भी एज तक क्या आते हैं राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा की बात नहीं की गई है, लेकिन मिनिमम आयु सीमा की बात की गई है कि आपको 35 साल का तो होना ही होगा राष्ट्रपति जो चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। क्योंकि जितने भी आपका धन विधेयक यानी कि आपका मनी बिल और जो फाइनेंस बिल होता है, उस पर जो सबसे पहला राइट होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है, यानी कि लोकसभा। ऑब्वियस सी बात है कि जब जो भी सरकार अगर केंद्र में होगी, उसको पैसा निकालने के लिए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए सारे राइट्स किसके पास दिए गए हैं, लोकसभा के पास। क्योंकि कोई भी अगर जीत के आएगा तो उसके पास एमपी ज़्यादा कहाँ के होंगे, लोकसभा के एमपी ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होता है, आपको मालूम होगा। तो इसलिए जो आपका जो डायरेक्ट चुन के आते हैं लोग, उनके पास ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं पैसे के मामले में। ये
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ही अच्छा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। थोड़ा सा अगर हम इसे सही से समझने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि वो चीज़ें क्यों की गई होंगी। निम्न में से कौन सा एक राज्य का राज्य कार्यपालिका का प्रमुख है? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टेट होता है, स्टेट का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है। तो जो हमारा कार्यपालिका प्रमुख होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट में कौन होगा? राज्यपाल होगा। और आपका सेंटर में कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक। और वैसे अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर। और वैसे कौन होगा आपका वहाँ पर सेंटर में? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और अगर हम कार्यपालिका के प्रमुख की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल होता है स्टेट में, और सेंटर में कौन होता है? तो हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2018 से 19 में अंतिम तिमाही कृषि। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये तो वैसे भी 2019 का क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पूछा जाएगा नहीं, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय पशुधन मिशन प्रारंभ हुआ था? तो पशुधन मिशन की जो बात की है तो वो 2014 से 15 के बीच में स्टार्ट हुआ था, हमारा जो पशुधन मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख आयात मद है? ठीक है, तो भारत का जो प्रमुख है वो हमारा क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब आयात करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत सरकार को निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है वो आयकर यानी इनकम टैक्स के थ्रू होती है। ठीक है ना, और इनकम टैक्स और जीएसटी से दोनों से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इससे पहले मैंने केंद्रीय बजट आपको पढ़ा रखा है, अगर आप लोग वो केंद्रीय बजट को वीडियो को देख लेते हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने अभी अंतरिम बजट आया है उसमें इतनी सारी डिटेल्स को कवर किया हुआ है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो वो सिर्फ तभी आ सकता है जब आपका आगे अभी इस वक्त को कुछ होगा, बट उससे पहले का मैंने सब कुछ कवर करा दिया उसमें, उसके हिस्ट्री से लेकर जो भी चीज़ें पैसे उससे कहाँ कहाँ आवंटन हुआ है, तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल के अंदर। ठीक है, बाकी मैं अभी उत्तराखंड बजट पे एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उससे आपका उत्तराखंड का बजट भी जो होगा वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत थी। तो देखो 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31.16% थी। और अभी जब तक नया डेटा आता नहीं है तब तक हमें यही डेटा मान के चलना है कि यही फाइनल डेटा है। ठीक है ना, और हमें यही 2011 याद करना। और हमने इतनी बार एग्जाम्स में देख लिया है कि हर बार सवाल बनते ही बनते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जीएस आपकी अच्छी खासी आएगी, क्योंकि एनटी एग्जाम कराती है वो सेंटर की बॉडी है। ठीक है, स्टेट की बॉडी है नहीं, तो ऑब्वियस है कि जीएस वो अच्छे लेवल पे ही देंगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है? तो देखो कोयला उत्पादन जो है हमारा वो झारखंड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखो नाबार्ड जो था हमारा, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट थी वो थी आपके मार्च 29 1981। ठीक है, तो जो हमारा नाबार्ड था, सॉरी, जो हमारा नाबार्ड था उसके डेट पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, 1981 था या फिर शायद आई थिंक 1983 है इसका आंसर। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। वैसे मैंने इस पे एक आपका क्विज भी बनाया हुआ था 1983, जो मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेना कि नाबार्ड का स्थापना कब हुई थी। किस समिति ने किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की? तो देखो आरबी गुप्ता समिति जो थी इसने क्या कहते हैं आपका किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत की थी। ठीक, तो इसके रिकमेंडेशन पर हुआ था, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? देखो ये बड़ा ये अच्छा सवाल था, इसमें मतलब हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि ये सवाल कैसे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया उच्च प्रजननता, निम्न प्रजननता और उच्च मृत्युता और उन्नत चिकित्सक सुविधा। तो देखो उच्च प्रजननता कभी भी एक कारण नहीं रही है, हाई फर्टिलिटी कभी भी एक कारण नहीं रही है। कारण ये रहा है आपका कि जो हमारे मेडिकल क्या था सुविधाएं थी वो बढ़ गई थी, उन्नत चिकित्सक सुविधाएं हो गई थी, जिसकी वजह से जो पहले क्या था डेथ अर्ली एजेस में हो जाया करती थी वो अब नहीं होती हैं। तो इसलिए एक जनसंख्या विस्फोट आया। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहले, अगर आप 1920s के टाइम का अगर आप डाटा देखेंगे तो उस वक्त जो आपका मृत्यु दर था वो मृत्यु दर कितना था? उस वक्त पे जो मृत्यु दर था वो 20 साल के आसपास में घूम रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हाई क्या कहते हैं आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ आई तो अब हमारे जो मतलब मृत्यु दर है वो
एज के आसपास में है कुछ। तो आप समझ के चलिए कि जब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ आई, इसी वजह से क्या हुआ कि जो वैसे भी बच्चे होते थे वो बचपन में ही मतलब कि कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते थे, मर जाते थे। लेकिन अब फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़, उसके वजह से क्या हुआ कि लोग ज़्यादा जिंदा रहते हैं और काफ़ी मतलब स्वस्थ रहते हैं बच्चे। तो उसकी वजह से एक जनसंख्या विस्फोट आया कि लगातार बहुत सारी जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा उन्नत चिकित्सा सुविधा होगा, ना कि आपका उच्च प्रजननता होगा। ठीक, तो इस बात को हम समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण का परिणाम है? तो देखो, तीव्र औद्योगिकरण का जो परिणाम है वो है आपका ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है, हम उत्तराखंड के अंदर ही देखते हैं कि कई सारे जो गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं। ठीक है, पलायन होता जा रहा है, हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास होता जाएगा तो वो कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे आपके शहरों के अंदर, तो वहाँ पर औद्योगिकरण होगा, नगरीकरण होगा। तो जैसे जैसे नगरीकरण होता जाएगा वैसे वैसे क्या कहते हैं, जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वो खत्म होती जाएगी। तो इसका मेन कॉज जो है वो यही है, ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपिको आंदोलन का उद्भव हुआ था? देखो, अपिको आंदोलन का जो उद्भव हुआ था वो कर्नाटक से हुआ था, इसका राइट आंसर है। ठीक, और वायु प्रदूषण अधिनियम की अगर हम बात करें तो वायु प्रदूषण अधिनियम जो आया था हमारा, ये आया था आपका मार्च 29 1981 में। ठीक, तो 29 मार्च 1981 के अंदर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है? तो 5.6 से कम जो होता है वो अम्लीय पीएच होता है। ठीक है, 4 से 5 के बीच में अगर कोई रेन होती है तो उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निचली परत है। देखो, निचली परत जो होती है पहले हमारी वो होती है क्षोभ मंडल। ठीक, और कोडानकुलम प्रसिद्ध है। तो देखो, कोडानकुलम में हमारा सबसे पहले क्या था, परमाणु शक्ति केंद्र लगाया गया था। ठीक है ना, तो कोडानकुलम फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट था, जो कि हमारा किसके अंदर पड़ता है? जो कि हमारा तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो देखो, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों के, लोग सोचेंगे कि गन्ना हो सकता है या फिर इनमें टैबेको में से कुछ होगा, बट इसका जो राइट आंसर है वो कपास है। ठीक है, जो आपके जो उनकी महत्वपूर्ण नकदी फसल है, यानी नकदी फसल वो फसलें होती हैं जिसके वजह जो सिर्फ क्या आते हैं आपका प्रॉफिट, यानी कि कैश के लिए, पैसे के लिए उगाई जाती है। इससे मतलब आपका वो निर्वहन नहीं होता, आप खाने पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इसको नहीं उगाते हो अपने लिए, आप इसको किस लिए उगाते हो? बेसिकली व्यापार करने के लिए। तो जो व्यापार करने के लिए फसल उगाई जाती है उसी को हम नकदी फसलें कहते हैं। नकदी इसलिए क्योंकि उसके नगद पैसे मिलते हैं हमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और अन्य नाम क्या है? तो देखो, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। टुंड्रा जलवायु को हम ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं, यानी कि पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं। ठीक, तो ये बताना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से कौन एक सर्वोत्तम धातु कर्म कोयला भंडार ग्रह के रूप में देश भर में जाना जाता है? तो देखो, तो ये हमारा झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सर्वोत्तम धातु कर्म कोयला भंडार ग्रह, इसके नाम से भी जाना जाता है, जो झरिया का कोयला क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि गारो पहाड़ियाँ एवं मिकिर पहाड़ियाँ निम्न में से किस पठार का हिस्सा है? तो ये बहुत ही आसान है, मेघालय के अंदर पड़ती हैं और मेघालय पठार का ये एक हिस्सा है। ठीक है ना। हाँ, देखिए, क्वेश्चन वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम मेरे को लग जाता है, और इतना ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें डिटेल डालूँ। उस डिटेल डालने के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और कई सारे लोग इसे बीच में स्किप कर जाते हैं। तो बट अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट तक कुछ ना कुछ तो इसमें मतलब अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें पहले से जानते हो, लेकिन वो अगर मैं 2 क्वेश्चन में अगर आपको नए बता पा रहा हूँ तो वो 2 क्वेश्चन आपको काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं लगता, एफर्ट तो लग ही रहा है, हर एक चीज़ में एफर्ट लगता है। ठीक है, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसने विचार दी है कि भारतीय मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अनेकों सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं हैं? तो देखो, माल्थस जो थे इन्होंने ही इन सभी चीज़ों पर बहुत काम किया गया था। ठीक है, तो जो आपके इनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है इस मामले में। ठीक है, किस पे लेकर? एनवायरनमेंट को लेकर। कभी इनका नाम आता है तो आप मतलब बोल सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने बहुत काम किया था। और इन्होंने 1798 में एक प्रिंसिपल दिया था, उसी के अंदर ही लिखा हुआ था कि भारतीय मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। ठीक है, हालांकि को सामाजिक पर्यावरण समस्याओं का परिणाम है। तो ये जो बात कही थी ये थॉमस माल्थस ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम 80th क्वेश्चन है हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो ये ऑब्वियस है, सतलज नदी के ऊपर है। ठीक, पाक जल डमरू मध्य द्वारा कौन से देश को जुड़े हुए हैं?
तो देखो जो पाक स्टेट है हमारा, यानी कि पाक जलडमरू मध्य, ये हम पाक से पाकिस्तान के लोग समझ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये आपको भारत और श्रीलंका के जोड़ती है, ठीक। जो आपका भारत श्रीलंका है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है इसी को ही हम पाक स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें तो इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। देखो ये डिस्टॉर्टेड है, यहाँ पे ऐसे करके मुड़ी होगी, जापान की साइड से जाती है प्रशांत महासागर में। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से इसे हम अंतर्राष्ट्रीय डेट टाइम लाइन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसी को कहते हैं, 180 डिग्री को, ठीक है। 0 डिग्री की बात करें हम तो वो किसमें जाती है, ग्रीन बीच से होकर निकलती है, ये हमें मालूम होगा, ठीक। दिसंबर माह में कौन सा स्थान सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त करता है? तो देखो ऑप्शंस की बात करें तो देखो कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर और चेन्नई की बात की गई। तो देखो चेन्नई जो है, ठीक, कर्क रेखा हमारी कितने पे है, 22.5 डिग्री पे है, ठीक है। 22.5 डिग्री हमें पता है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी कि इससे नीचे जो हमारा चेन्नई है। तो सूरज एक बार ऊपर तक जाएगा चेन्नई से तो भी यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, जब नीचे को आएगा तो भी पड़ेगी। लेकिन जो कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर है, ये सब क्या है, ऊपर की ओर है। तो इस पे क्या होता है कि उन पे सिर्फ एक ही बार पड़ती है जो हमारी सनलाइट होती है, लेकिन चेन्नई पे क्या पड़ रही है, 2 बार पड़ रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा सौर आप कौन प्राप्त करेगा, चेन्नई प्राप्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम वाटर ग्रिड किस क्षेत्र में बनेगा? तो ये आपका बन चुका है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, ठीक है। ये 2023 में इसका स्टेब्लिश वो किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन शायद इस बार आ सकता है अगर पूछेगा तो। भारत का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? देखो भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, अटॉर्नी जनरल की, तो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक। किस वर्ष में पहली बार एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के लिए आंकड़े जुटाए गए थे? तो 2010 में जुटाए गए थे और इसके लिए आंकड़े, और 2015 में इसे अपडेट किया गया था, ठीक। बहुत ही सही क्वेश्चन था ये भी। अक्टूबर 2019 में किन सरकार नियंत्रित कंपनियों ने महारत्न स्तर प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये जो महारत्न की थी 2019 में, वो आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम को प्राप्त हुआ था। अभी आप नेक्स्ट वाली में तो इस साल की भी देख सकते हैं कि इस साल अगर किसी को प्राप्त किया गया है तो। निम्नोक्त में से कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधारों से संबंधित है, ठीक। तो रक्षा सुधारों की अगर हम बात करें तो उसके लिए नरेश चंद्र समिति जो थी, इसकी रिकमेंडेशन पे भारत में जो रक्षा सुधार हुए थे, ये नरेश चंद्र समिति के उस पे हुए थे, ठीक हो गया। अब हमारा देखो ये यहाँ पे नेक्स्ट कुछ खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो किसको प्रदान करता है, हमारा विशेष अधिकार वो करता है नागालैंड को, ठीक है ना। तो नागालैंड को प्रदान करता है। अब है हमारा, किस राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस प्रारंभ की? तो देखो ईटीएस का जो प्रारंभ किया था वो आपका किया है, किसने किया है, तो हमें मालूम होना चाहिए, इसको प्रदान किया है आपका, रुक जाओ वेट, हमने उससे बात करें अगर हम तो वो क्या कहते हैं, आपका जो ईटीएस था परासूचन व्यापार के लिए, तो सबसे पहले ये आपका किया गया था गुजरात में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात, ठीक। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो सरसों जो है वो एक खरीफ की फसल नहीं है, ये एक रबी की फसल है, ठीक है। आपको पता होगा गेहूँ के टाइम पे ये लगाई जाती है, यानी कि ठंड में इसको करते हैं, और जो खरीफ होती है वो आपके बेसिकली समर्स के टाइम पर लगाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो टॉप पे हमेशा ही फिनलैंड रहता है, उस वक्त भी जो 2019 में भी था वो फिनलैंड ही था। और अगर हम 2023 की बात करें तो जो भारत की पोजीशन है वो 126 है 136 कंट्रीज़ के उसमें, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। 2019 के अंत तक कितने देश यूरोपीय संघ में थे? तो देखो उस वक्त क्या आता है, आपका जो ब्रिटेन था वो जाने वाला था, तो उस वक्त शायद 28 रहे होंगे, लेकिन अभी आज के समय पे जो है वो 27 है, ठीक है। कितना है, तो 27 हमें याद करके रखना है, ठीक। उत्तराखंड में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात हमें पता है कि लाल कुआं के अंदर है। यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने वाली किस पर्वत श्रेणी को पार करना होता है? तो इसमें देखो पर्वत श्रेणी का नाम दे दिया है, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया ये। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे रखूँगा, अगर आप लोगों को इसका सही आंसर है तो आप लोग इसे होमवर्क में मुझे बताएंगे, ठीक है। होमवर्क कह रहा हूँ मैं, आप लोग ऐसे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, ठीक।
और 96 क्वेश्चन हमारा बागेश्वर नहर किन नदियों पे है, तो ये आपका सरयू और गोमती के उस पे संगम पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का राज्य न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता देखो उधम सिंह नगर के अंदर थी। ठीक, उत्तराखंड में भकार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भकार जो शब्द होता है वो खाद्यान्नों का भंडारण के लिए किया जाता है। हाँ, हर्षवंती बिष्ट के साहसिक खेल से थे, तो ये देखो पर्वतारोहण थी, एक पर्वतारोही थी। 100th क्वेश्चन करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को। इन उत्तराखंड आईआईएम, देखो आईआईएम पूछा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि काशीपुर के अंदर है आईआईएम, ठीक है। तो देखो ये तो था सिर्फ जीएस का पोर्शन। इसके बाद उत्तराखंड का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन हम दोनों चीज़ें साथ में कर लेंगे, ठीक। तो अगर आपको सही लग रही है मेरी वीडियोस तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कराने की कोशिश करी, अगर कोई गलती हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।